Hello students. So today's lecture is all about energy audit questionnaires. So what is an energy audit questionnaire? So as you all know that questionnaire basically is a set of questions which aims to collect information from the respondent. कुछ क्वेश्चंस का सेट होता है जिससे हम रिस्पोंडेंट से या मतलब जो उस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसका यूज़ करते हैं क्वेश्चनेयर का। तो एनर्जी ऑडिट में क्वेश्चनेयर का क्या काम है? सो एनर्जी ऑडिट क्वेश्चनेयर को आप डिफ़ाइन करेंगे आप सिंपल वर्ड्स में। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो है उसमें एनर्जी ऑडिट क्वेश्चनेयर को एक्सप्लेन किया गया है। आपने सिर्फ इतना लिखना है दैट इट इज़ अ फीडबैक फॉर्म through which information regarding customer and its appliances home organization is gathered to find out whether energy audit is required and if yes in which particular field is it is required। so एक feedback form है जिससे कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अप्लाइंसेस होम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि क्या वहाँ पे एनर्जी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है और अगर है रिक्वायरमेंट तो किन फील्ड्स में ज़्यादा एनर्जी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी ऑडिट क्वेश्चनेयर हम सबसे पहले एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एक तैयार करेंगे, एक उसका एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको आ गया कि प्रिपेयर ए एनर्जी ऑडिट क्वेश्चनेयर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो अगर आप एक ऑडिटर हैं और आपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ऑडिट करना है तो आप वहाँ पे कस्टमर से क्या क्या क्वेश्चंस की लिस्ट पूछेंगे वो बेसिकली हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये एक फॉर्म होगा और फॉर्म में सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। तो जिस भी आप बिल्डिंग का ऑडिट कर रहे हो वहाँ का उसका आपको कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फुट है, आपका क्या खुद का घर है कि किराए पे है, डू यू ओन योर ओन हाउस, इज़ योर होम मोर देन 5 years ओल्ड, क्या 5 साल से ज़्यादा पुराना है, और हाउ मैनी ईयर्स सिंस यू लास्ट रीमॉडल इट, अब आपने लास्ट टाइम जब उसका रिपेयर किया तो वो कब किया। तो ऐसे कोई एक फिक्स्ड क्वेश्चंस का सेट नहीं है ये, आप हर एक ऑडिट कंपनी के अलग अलग क्वेश्चनेयर होते हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चनेयर है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहला जो भी आपका कॉलम होता है वो जनरल इन्फॉर्मेशन का ही होता है, तो इसमें आप ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव लाइटिंग। अब हम लाइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चन है जैसे कि कितने इनकैंडेसेंट लाइट्स हैं, सेकंड है कितनी फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं। तो ये पुरानी बुक है, पुरानी एडिशन की है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। नंबर ऑफ़ एलईडीज़ लिख सकते हो आप अलग कॉलम, नंबर ऑफ़ सीएफएल्स लिख सकते हो क्योंकि एलईडी ही आजकल यूज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। फोर्थ है देन डू यू हैव ऑक्यूपेंसी सेंसर, क्या आप ऑक्यूपेंसी सेंसर का यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो येस और नो है, जो भी कंज्यूमर होगा वो आइदर येस और नो पे टिक। आफ्टर दैट वी हैव आर दे एलईडी और इनकैंडेसेंट। जो ऑक्यूपेंसी सेंसर है वो एलईडी ऑक्यूपेंसी सेंसर्स हैं कि इनकैंडेसेंट ऑक्यूपेंसी सेंसर्स हैं। आफ्टर दैट सिक्स्थ पॉइंट इज़ हाउ मेनी एग्जिट डोर्स और विंडोज़ आर देयर, कितने विंडोज़ और डोर्स हैं। तो इससे ये अगर विंडोज़ और डोर्स ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा वेंटिलेशन होगी और आपके रूम में लाइटिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। और साथ ही साथ अगर विंडोज़ ज़्यादा हैं तो सनलाइट आपके रूम में ज़्यादा आएगी जिससे विंटर्स में आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। और अच्छा वेंटिलेशन होगा तो आपको फ़ैन की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। तो एक वेल लिट रूम होने से आपकी एनर्जी सेविंग बहुत होती है, लाइटिंग में होती है, हीटिंग में होती है, कूलिंग में होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कितने नंबर ऑफ़ डोर्स और विंडोज़ हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट, अब इसमें लाइटिंग टिप्स हैं कि आप क्या क्या उसमें आपको इम्प्रूवमेंट के एक स्कोप हैं। तो सबसे पहला है रेट्रोफिट T12 लाइट्स टू T8 से रिप्लेस कर दिया जाए T12 को। तो डिफरेंस क्या है T8 और T12 में, ये आप नेट पे चेक कर सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट है एक वेब के पेज का। तो T12 जो है वो ओल्डर जनरेशन फ्लोरोसेंट ट्यूब है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लाइट प्रोड्यूस होता है, जो कि लेस एफिशिएंट मेथड है। तो ये जो साइज़ है जैसे T5, T8, T12, ये डायामीटर रिप्रेजेंट करता है। तो जो T12 है उसका डायामीटर 1.5 इंचज़ होता है और जो T8 है उसका 1 इंचज़ होता है। तो T5 और T8 आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट का यूज़ कर रहे हैं और T12 आपके पहले की जो ट्यूब्स होती थी वो T12 साइज़ की होती थी। तो यही यहाँ पे आपको लाइटिंग टिप दी जा रही है कि T12 लाइट्स को T5 और T8 से रिप्लेस किया जाए
जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट यूज़ करती हैं रेदर देन जो कन्वेंशनल चोक हमारी यूज़ होती थी। चोक अब यूज़ नहीं होती है ट्यूब लाइट्स में, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, तो उससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस पेज को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बीच में इंसर्ट किया है। आफ्टर दैट वी हैव रिमूव लैम्प्स, कंसीडर डिसकनेक्टिंग पावर टू अनयूज्ड बेलास्ट्स। जो आपके अनयूज्ड हैं, जो यूज़ नहीं होते, उनको रिमूव कर दिया जाए। आफ्टर दैट रिप्लेस इनकेंडिसेंट लाइट लैम्प्स विद CFLs और LEDs। CFLs आप यहाँ पे LED भी लिख सकते हैं क्योंकि आजकल अब LED है। तो ये इसके टिप्स हैं। टिप्स लिखना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बेसिकली हम क्वेश्चनियर पढ़ रहे हैं, पर आप अगर आप क्वेश्चंस के नीचे एक नोट भी पुट कर दें तो उससे ज़्यादा अच्छा एक अपील आएगा। तो यही इसका मकसद है। नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो हैं इंस्टॉल डिमर स्विचेस। आफ्टर दैट एक्सटीरियर लाइटिंग को कंट्रोल करें फोटो सेल और टाइम क्लॉक से, टाइमर्स का यूज़ करके बेसिकली। सो आफ्टर दैट यू कैन राइट टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल लाइट, जहाँ पे नेचुरल लाइट है उसका यूज़ किया जाए, और ऑक्यूपेंसी सेंसर्स का यूज़ किया जाए, अननेसेसरी फिक्सचर्स को हटाया जाए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कुछ 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अदरवाइज़ ना भी लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चनियर है। स्टेप 2 है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन, अब हमारे इंडिया में तो इंसुलेशन नहीं होती, बट कुछ कंट्रीज़ में इंसुलेशन होती है, जहाँ पे जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वो वॉल्स में इंसुलेशन होती है बेसिकली। हीट इंसुलेशन जो कि अंदर की गर्मी को, घर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, और बाहर का टेम्परेचर आपका अंदर उससे इफ़ेक्ट नहीं होता। तो वही पूछा है यहाँ पे इंसुलेशन, क्या आपके दीवारों में इंसुलेशन लगी है कि नहीं लगी है, और लगी है तो उसकी क्या आर वैल्यू है, क्या थिकनेस है। सीलिंग में इंसुलेशन है कि नहीं है, उसकी आर वैल्यू क्या है। तो ये आप 2 पॉइंट्स इसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के लिए है कि क्या आपके घर में एयर कंडीशनिंग है कि नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है। और लास्ट है कि क्या आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है, और लास्ट डेट ऑफ सर्विस क्या थी। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। इसमें एक पॉइंट आप और भी यूज़ कर सकते हो कि आप स्टार रेटेड आपका एयर कंडीशनर्स, एनर्जी सेविंग एफिशिएंट एनर्जी कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसमें टिप्स दे रखी हैं, रिप्लेस ओल्डर सिस्टम्स विद एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम। अगर नहीं है आपका एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो उसको रिप्लेस करें आप और एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर से। नेक्स्ट है इंस्टॉल सीलिंग एंड वॉल इंसुलेशन। सीलिंग और इंसुलेशन, वॉल में आप इंसुलेशन लगाएं जिससे बाहर का टेम्परेचर अंदर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आफ्टर दैट अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को आपने कांटेक्ट करें और उससे टाइमली अपने उसकी इक्विपमेंट की सर्विस करवाएं। तो कॉमन इसके टिप्स हैं। टिप्स अगेन यू कैन राइट इट और यू कैन इग्नोर इट, बट क्वेश्चंस आपको मेन लिखने हैं। नाउ हमने एयर कंडीशनिंग टिप्स पढ़ ली हैं, अब हम देखेंगे वाटर हीटिंग। तो वाटर हीटिंग में पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हीट योर वाटर फॉर योर होम। तो ऑप्शंस हैं सोलर वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, गैस वाटर हीटर और नन। सो इसमें भी आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि इज़ योर वाटर हीटर एनर्जी एफिशिएंट, क्या एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। डू यू टाइमली प्रोवाइड सर्विस टू योर वाटर हीटर। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स जो एयर कंडीशनिंग में लिखे थे वही आप रिपीट कर सकते हो। आफ्टर दैट, और इसमें अगर टिप्स लिखनी है तो आप वही टिप्स जो भी है कि सर्विस टाइमली हो और अनयूज्ड उसका अननेसेसरी यूज़ ना हो। टू यू स्विच ऑफ योर गीज़र व्हेन नॉट इन यूज़। ये कॉमन पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। आफ्टर दैट फूड सर्विस इक्विपमेंट में है सबसे पहले रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं कि डू यू योर रेफ्रिजरेटर डोर्स सील करेक्टली, क्या वो ठीक से बंद होता है कि नहीं होता। डू यू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर्स, क्या आप टेम्परेचर्स मेंटेन करते हो। और इसमें ऐड कर सकती हो कि क्या आप टेम्परेचर चेंज करते हो विद सीज़न, सीज़न के बदलने के साथ आप फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और रेफ्रिजरेशन का सर्विस कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसमें भी आप क्या ये याद ऐड कर सकते हो और पॉइंट कि क्या आप स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो। डू यू यूज़ स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर और नॉट। आगे ऑप्शंस लिख देंगे येस और नो। तो कॉमन पॉइंट्स रेफ्रिजरेशन के आ जाएंगे। सिमिलरली आफ्टर दैट कुकिंग का है, कुकिंग में भी आ जाएगा, डू यू टर्न ऑफ इक्विपमेंट्स व्हेन नॉट इन यूज़। कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक इक्विपमेंट में पूछे जाते हैं, वही आपने हर एक में लिखना है। डू यू हैव प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोग्राम। प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोग्राम है, क्या आपका इक्विपमेंट
एनर्जी स्टार रेटेड है कि नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवन वगैरह। तो और इसके टिप्स हैं कि अपने इक्विपमेंट को आप क्लीन रखें और ग्रीस फ्री रखें, ताकि उसमें ऑयल बिल्डअप ना हो, ग्रीस बिल्डअप ना हो, जिससे ज़्यादा एनर्जी आपकी यूज़ होती है। और जब कोई इक्विपमेंट रन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिश वॉशर है या वॉशिंग मशीन है, तो उसको हमेशा फुल लोड पे चलाया जाए, ठीक है। उसको आप 1-2 कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन ना चलाएं, उसको फुल लोड पे चलाएं। सो स्टार्टिंग ऑफ द पेज में इसमें आपके और लाइट टिप्स दे रखी हैं जो किचन में आपकी एनर्जी सेव को हेल्प करेंगी। आप रीड आउट कर लेना इसको। आफ्टर दैट स्टेप 6 इज़ इक्विपमेंट। जो और इक्विपमेंट्स हैं आपके घर में, सो क्या आपकी सारी इक्विपमेंट्स एनर्जी स्टार रेटेड हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है कि आपके जो कंप्यूटर मॉनिटर हैं ये आप स्विच ऑफ कर देते हैं जब आप उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो और इसके जो टिप्स हैं वो हैं कि turn off all equipments and lights every night, purchase energy star rated computers equipments, and use emails instead of printed documents, use laptop computers then desktop computers। तो ये सब इसके टिप्स हैं। एंड जो लास्ट है 7th पॉइंट है वो है मेक इम्प्रूवमेंट्स वाला सेक्शन। उसमें आपने सेक्शंस डिफाइन कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेशन, लाइटिंग। इसमें आप अब अपने कंज्यूमर से ही पूछ रहे हो, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उस घर के ओनर से ही आप पूछ रहे हो कि आप अपने क्या क्या हर एक सेक्टर में क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो वो ये इस पूरे फॉर्म को फिल करके देगा। आप उस फॉर्म को फिर इवैल्यूएट करोगे कि क्या घर की कंडीशन है, किस तरह से एनर्जी यूज़ हो रही है, और उसके बाद आप एनर्जी ऑडिट स्टार्ट करोगे। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चनेयर था। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यू हैव फुल लिबर्टी। मतलब आपका जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, और वही मैटर करता है बस। सो हेयर वी हैव अनदर एनर्जी ऑडिट क्वेश्चनेयर। ये एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए है। तो सबसे पहला जनरल वही आएगा, नेम, एड्रेस, ठीक है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। देखिए, ईयरली एनुअल बिल ऑफ लास्ट ईयर, ये आप रेजिडेंशियल में भी पूछ सकते थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आपने डिटेल्स वाला कॉलम फिल नहीं करना, ये तो फील्ड है, बट ये तो आपका कंज्यूमर फिल करेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं यहाँ पे। अब ये इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्रीज़ में आपके फ्यूल तो यूज़ होगा, कोई भी मशीनरी होगी वहाँ पे फ्यूल यूज़ होगा। तो अब थर्मल है, जैसे यहाँ पे कित फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल एक्सेट्रा, तो कितना किलो टन्स में यूज़ है और केजीज़ में कितना आपका फ्यूल यूज़ हो रहा है, उसकी डिटेल। नेक्स्ट है आपका HSD। HSD मीन्स हाई स्पीड डीजल, जो कि आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में यूज़ होता है। तो उसकी डिटेल है कि क्या कितना यूज़ हो रहा है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डिटेल है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई HT आ रही है कि LT आ रही है, तो और मैक्सिमम डिमांड कितनी है, कनेक्टेड लोड कितना है, प्रेजेंट पावर फैक्टर कितना है, कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में और कितनी कैपेसिटी है, कितने DG सेट्स हैं और कितनी उनकी कैपेसिटी है, कितना पावर फैक्टर करेक्टर्स आपके इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं हैं, कि नहीं हैं, और कैपेसिटर्स की रेटिंग कितनी है, एंड अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ़ मोटर्स कितने हैं और उनकी एवरेज रेटिंग कितनी है। तो ये सारा डाटा आपको लिखना है। सबसे पहले सप्लाई कितनी, डिमांड है, लोड, पावर फैक्टर, नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, DG सेट्स, पावर फैक्टर करेक्शन, कैपेसिटर्स। तो ये सारा आप अपना अपने इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। नाउ इंडस्ट्री में बॉयलर अगर यूज़ हैं तो कितने नंबर ऑफ़ बॉयलर्स हैं। 5th पॉइंट देखो आप, टोटल कितने बॉयलर्स हैं, कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ईच बॉयलर, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं आप हर एक बॉयलर में, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है हर एक बॉयलर का, और स्टीम यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग, पावर जनरेशन, ड्राइविंग स्टीम टर्बाइंस एक्सेट्रा। मीन्स आपके बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है, कितनी स्टीम का आप यूज़ कर रहे हैं आगे हीटिंग या पावर जनरेशन में, उसका सारा आप इंफॉर्मेशन देंगे। आफ्टर दैट 6th है एयर कंप्रेसर। अगर आपकी इंडस्ट्री में एयर कंप्रेसर्स हैं तो कितने एयर कंप्रेसर्स हैं, किस कंपनी के हैं, क्या मेक है उसका, क्या प्रेशर है, क्या कैपेसिटी है, मोटर की रेटिंग क्या है,
और नंबर ऑफ ड्राइवर्स, कितने कितने ड्रायर्स हैं, सॉरी, विद कैपेसिटी, तो ये सारा डाटा आएगा। सो आफ्टर दैट एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में कितने आपके एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं, कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ चिल्लर्स कितने हैं, टाइप ऑफ कंडेंसिंग क्या है, वाटर कूल्ड हैं कि एयर कूल्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कूलिंग टावर्स कितने हैं, और स्प्लिट एसी यूनिट्स कितने हैं, कैपेसिटी कितनी है, और ये सारी जो भी आपकी एयर कंडीशनिंग की इंफॉर्मेशन होगी इसके रिलेटेड आप 3-4 पॉइंट्स नोट करेंगे। आफ्टर दैट फर्नेसेस, अगर फर्नेसेस हैं तो कितने फर्नेसेस हैं, टाइप ऑफ हीटिंग क्या है, किस तरह से आप फर्नेस को हीट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हो कि किसी फ्यूल का यूज़ करके हीट कर रहे हो आप, कैपेसिटी क्या है, और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि क्या हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हीट को हम रिकवर कर रहे हैं, हीट रिकवरी मेथड्स आर यूज्ड वेदर, ये चीज़ आप एयर कंडीशनिंग में भी ऐड कर सकते हो और बॉयलर्स में भी ऐड कर सकते हो कि वेदर हीट रिकवरी सिस्टम्स आर एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड, राइट, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी हैव मोटर पंप्स, तो कितने नंबर ऑफ पंप्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, आप ऐड कर सकते हो कितने ऑपरेटिंग आवर्स हैं, ये भी ऐड कर सकते हो इसमें, टोटल कितने फैंस हैं, ब्लोअर्स हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं किया जा सकता, ये एक जनरल फॉर्मेट है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हो। बेसिकली आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना है। सो आफ्टर दैट वी हैव आवर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइटिंग, तो लाइटिंग से रिलेटेड सब कुछ है कि वॉटेज है कॉलम और एक क्वांटिटी है, और टाइप्स ऑफ लाइटिंग में लिखा है, देखिए आप, इनकैंडेसेंट, आप फ्लोरोसेंट, CFL, LEDs, तो 3-4 लाइट्स की टाइप्स लिख के आप वहाँ पे कॉलम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैंस हैं, फैन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कितने हैं, वॉल माउंटेड फैंस, सीलिंग फैंस, टेबल फैंस, ये सेम टेबल फॉर्म में जिस तरह से लिखा है इस तरह के क्वेश्चंस आप रेजिडेंशियल वाले में भी बना सकते थे, ठीक है, वहाँ पे भी आप ये ऐड कर सकते हो, फैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉलम बना के, नंबर ऑफ फैंस, मेक, टाइप, वॉटेज, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड भी कॉलम आप बना सकते हो, सभी इक्विपमेंट्स का आप इस तरह से कॉलम बना सकते हो, रेजिडेंशियल वाली जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी। और फिर लास्ट में आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो हमने उधर लिखे थे कि क्या आपका AC स्टार रेटेड है कि नहीं है, क्या रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऊपर अगर आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म भी बना दें तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसमें भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं रेजिडेंशियल वाले में जो मैंने प्रीवियसली आपको करवाया। एंड लास्ट में है कि और कोई इक्विपमेंट यूज़ हो रही है हायर पावर जो लेती है आपकी, तो और एनर्जी सेविंग प्रपोजल्स क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट किए पिछले सालों में, कैसे एनर्जी सेव किया, वो उसकी डिटेल आप लिख सकते हो। और लास्ट 18th पॉइंट देखो, एनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज्ड, क्या किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में ये तो इंडस्ट्रियल है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका सोलर कोई पावर प्लांट है कि नहीं है, सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, सोलर लाइटिंग है, सोलर हीटिंग आप यूज़ कर रहे हो, और विंड से, किसी भी रिन्यूएबल सोर्स से, और अगर रेजिडेंशियल में भी आप इसको ऐड करना चाहें तो उसमें भी आ जाएगा कि क्या सोलर लाइटिंग का आप यूज़ कर रहे हैं और सोलर हीटिंग का यूज़ कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स दोनों में आ सकते हैं। तो ये है बेसिक एक फॉर्मेट क्वेश्चन का, आप अपने अकॉर्डिंग फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।